क्लासेस के? ट्वेल्थ के कितने बच्चे हैं ट्वेल्थ के? अभी आप हुए ट्वेल्थ में है ना? कौन सी स्ट्रीम के आप? आर्ट्स एंड साइंस दोनों है सर। आर्ट और साइंस दोनों है? दोनों। कॉमर्स है? कॉमर्स नहीं है? नहीं, कॉमर्स नहीं है। प्यारे बच्चों, हम आपको थोड़ा बताना चाह रहे हैं। हम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से आए, भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से। ठीक है, हमारा ऑफिस हिसार में है। हम हर वर्ष जो है कॉलेजों में, स्कूलों में जाकर के बच्चों को कैरियर वार्ता देते हैं। ठीक है, उनके फ्यूचर में उन्हें क्या करना चाहिए, अपने कैरियर के ऊपर कौन कौन से ऑप्शन चुनने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार की जानकारी देने के लिए हम बीच बीच में आपके विद्यालयों में, कॉलेजों में जाते रहते हैं। तो आज का दिन आपके विद्यालय के लिए हमने चुना है, और सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा आपके विद्यालय के प्रिंसिपल का, स्टाफ का, जिन्होंने आपसे मिलने का हमें मौका दिया है ना। सबसे पहली बात तो ये है कि विद्यालय में हम डायरेक्ट तो आ नहीं सकते, आपके प्रिंसिपल की अनुमति, आपके गुरुजनों की अनुमति हो तभी तो आएंगे ना। सबसे पहले तो आपके गुरुजनों को, आपके प्रिंसिपल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपसे मिलने का हमें अवसर प्रदान किया। ठीक है, तो आप सभी 11वीं में पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे 12वीं में पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे 10th में हैं, है ना। तो जो बच्चा 11वीं में है और जो 12वीं में है, विशेष रूप से जो +2 में जो बच्चा पढ़ रहा है, अगले साल वो या तो कॉलेज में एंट्री लेगा, है ना, या फिर वो +2 के बाद जो है अपने कैरियर के ऑप्शन को कॉलेज के अलावा कुछ कोर्सेज जो होते हैं उसमें जाने का प्रयास करेगा। कुछ बच्चे मान लो डायरेक्ट की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए अगर रुचि रखते हैं तो वो SSC वगैरह के माध्यम से जो है सीधे जो है अपने रिक्रूटमेंट में जाने का प्रयास करेंगे। मतलब आपके अलग अलग ऑप्शन होंगे आपकी रुचि के अनुसार, है ना। तो साइंस वाला बच्चा है वो सोचेगा भाई या तो मुझे अगर BSc करनी है तो मैं BSc फर्स्ट ईयर में एडमिशन लूँगा, ठीक है, या मुझे पॉलिटेक्निक करना है, या मुझे IIT के एग्ज़ाम देने हैं। वो सारी की सारी चीज़ें आपकी जो है अभी से आपके माइंड में चल रही होगी, है ना। क्योंकि आपके फ्यूचर के लिए, आपके कैरियर के लिए जो 11th और 12वीं की क्लास है वो बहुत बड़ा रोल अदा करेगी आपके जीवन में। इस क्लास में जो आप कॉन्सेप्ट हासिल कर लेंगे उस कॉन्सेप्ट के बेस पे आपका फ्यूचर बनने वाला है। ठीक है, तो आप बहुत सीरियस रहें, 11th को 12th को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करें और रुचि देखें कि आपको किस लाइन में जाना चाहिए, आपने क्या एम बनाया है, क्या फ्यूचर आपने तय किया है अपना। क्योंकि जब आप 10वीं से 11वीं में आए होंगे तब भी आपको बहुत बड़ा बदलाव आपके सामने आया होगा, आया था ना, कि मुझे आर्ट्स लेना है या मुझे साइंस लेनी है या मुझे कॉमर्स लेना है। एक स्ट्रीम का आपको चुनाव करना है। 10वीं तक तो आप सामान्य जो सब्जेक्ट होते हैं वो पढ़ के आए हैं, और अब आपको एक स्पेशलाइजेशन सेक्टर में जाना था, या तो आर्ट्स लेनी थी या साइंस लेना था या कॉमर्स लेना था। तो आपने अपने गुरुजनों से भी सलाह ली हो, अपने माता पिता से भी सलाह ली हो, है ना। हो सकता है कि आपके माता पिता ने भी किसी विशेषज्ञ से सलाह ली हो कि मेरे बच्चे ने 10th में इतना स्कोर लिया है और इसकी सब्जेक्ट में इतने मार्क्स हैं, तो मुझे 11वीं में मेरा बच्चा किस स्ट्रीम में डालना चाहिए, इसका क्या फ्यूचर होगा। तो वो सारी की सारी चीज़ें सजेशन लेकर के आप 11वीं में उस स्ट्रीम में एंट्री आपने की। ऐसा ही हुआ है ना। तो आपसे हम रैंडमली पूछेंगे कि आपने 11th में साइंस को लिया, आर्ट्स को लिया, क्योंकि आपने चुना होगा तो उसका भी सोच समझ के चुना होगा नहीं। जो 11वीं वाले बच्चे एक बार वो अपने हाथ खड़े करना, जो 11th में आप में से बेटा, आप जो रेड शर्ट, आपने कौन सी सब्जेक्ट स्ट्रीम ली है? साइंस लिया है, इसलिए चुना आपने साइंस। डॉक्टर बनना है तो आप इसके लिए क्लियर करिए इस बच्चे को। देखो बिल्कुल सही है, उन्होंने डॉक्टर लाइन में जाना है तो उसके लिए साइंस बहुत जरूरी है पढ़ना, है ना। उन्होंने डॉक्टरी लाइन में जाने के लिए साइंस को चुना है ना। डॉक्टर वर्ड आते ही साइंस आ गए, क्योंकि आर्ट्स से डॉक्टर नहीं बन सकते, साइंस से ही बनेंगे डॉक्टर। और आप गुड़िया, आप बताइए आप कौन सी स्ट्रीम है?
परीक्षा देनी है, उसके बाद जो है IIT कॉलेज वगैरह में जाकर के बीटेक वगैरह, है ना। और कौन है आप कौन सी क्लास में हैं? हाँ, 12th में। आप कौन सी स्ट्रीम में? साइंस में है। तो आपने क्या एम बनाया है? IIT के थ्रू बीटेक करेंगे आप। अब क्या होगा उसके एग्जाम कब होते हैं? IIT की कौन देता है पता है? के एग्जाम देने पड़ेंगे आपको, उसके बाद जो है आपको कॉलेज अलॉट होगा, है ना। उसके बाद जो आप बीटेक करेंगे उसमें ट्रेड आप लेंगे, आर्ट्स वाले बच्चे कौन है इसमें जो आर्ट्स में 11th के अंदर आर्ट्स वाले बच्चे आपने क्या एम बढ़ाया? बी ग्रुप। आर्ट्स के बेस पे आप बहुत से अच्छे ग्रुप में जा सकते हैं, डी ग्रुप की मत सोचिए, ठीक है। आप ग्रुप ए में भी जा सकते हैं, ठीक है बेटा। ये क्या सोच रहा है? और कौन बच्चा है आर्ट्स वाला? हाँ बेटा, आप कौन सा क्लास में? आपके पास कौन सा सब्जेक्ट है? आपने किस लिए लिया? ये करके क्या करेंगे? क्या ये बनाया है आपने? बेटा की तैयारी करेंगे। देखो भैया, आप जो है ना अभी इस चीज पे विशेष ध्यान दें कि आपसे जब भी पूछा जाए कि आपने 11th में आर्ट्स किस लिए लिया, तो आप बस उसी समय आपको आपका लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी कमी होती है कि हम सब्जेक्ट ले लेते हैं और ग्रेजुएशन करने के बाद में सोचते हैं कि हमें क्या करना है ना। सब्जेक्ट का असली चुनाव तभी होता है जब आप 11th में ही सोच लें कि मैंने इस सब्जेक्ट में कहाँ जाना। जैसे उस बच्चे ने बताया कि मुझे डॉक्टर बनना है, मैंने उसने बना लिया अपना मुझे डॉक्टर लाइन में जाना है, मुझे साइंस पेपर लेना है, ठीक है। हमारे कुछ बच्चे बोल रहे हैं मुझे BA करके कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी है। अभी उसने एम निर्धारित नहीं किया है किस कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी है या किस सब्जेक्ट का कहाँ पे क्या रोल होगा, है ना। तो आप सभी जो है ना अपनी सब्जेक्ट का रोल जरूर याद रखें कि मुझे कोरियोग्राफी लेनी है और कोरियोग्राफी में कौन से एरिया के ऑप्शन है। और ये सारी जानकारी आपको ना, ऐसा नहीं कि हम कोई विशेषज्ञ हैं, हम आपको केवल सजेशन देके जाते हैं, गाइडेंस देके जाते हैं। विशेषज्ञ आपके खुद के टीचर हैं जो आपको पढ़ाते हैं, है ना। तो कोरियोग्राफी आपको पढ़ा रहे हैं आपके लेक्चरर, कोरियोग्राफी में क्या क्या ऑप्शन है, हमसे अच्छा आपको आपके टीचर बताते हैं, समझ रहे हैं ना। अब आप साइंस के डॉक्टरी करना चाह रहे हैं तो आपके फिजिक्स के, मैथ के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के यहाँ पे आपके लेक्चरर होंगे, वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे इस चीज़, है ना। तो आप जो है बीच बीच में अपने गुरुजनों से परामर्श लेते रहे इस चीज़ में, तो मुझे सब ज्योग्राफी लेनी चाहिए या मुझे इकोनॉमिक्स लेनी चाहिए या मुझे हिस्ट्री लेनी चाहिए। अगर मैं सब्जेक्ट लूँगा तो मुझे क्या ऑप्शन मिलेगा आगे, मुझे टीचिंग लाइन में जाना है तो टीचिंग लाइन का तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके गुरुजी, जिनको टीचिंग लाइन में जाना है, अध्यापक बनना है कॉलेज कैडर का या विद्यालय कैडर का, तो आपके गुरुजन आपको सबसे ज़्यादा अच्छा गाइड करेंगे क्योंकि वो इस मुकाम को हासिल करके आएंगे। उन्होंने वो सारे स्टेप देखे हैं जो एक टीचर बनने के लिए जरूरी है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। उन्होंने उस सब्जेक्ट से पहले BA किया होगा, स्नातक की होगी, फिर उससे मास्टर डिग्री की होगी, फिर मास्टर के साथ उन्होंने जो आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है HTET वगैरह के जो लेवल होंगे वो क्वालिफाई की होगी, एक बैचलर ऑफ एजुकेशन अलग से लिया होगा B.Ed जिसको बोलते हैं, और उसके बाद में स्कूल के टेस्ट जो भी आपके हरियाणा लोक सेवा आयोग ने लिया होगा
वो आपके टीचर ने दिया होगा, उसमें पास होकर के उसमें मेरिट आने के बाद में वो यहाँ पे एज ए लेक्चरर लगेंगे। तो ये बहुत सारी स्टेप है, तो वो स्टेप हमें मालूम होना चाहिए। जैसे आपने डॉक्टर की के बारे में सोचा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे 12वीं के बाद ऐसा कौन सा एग्जाम देना है जिससे मुझे डॉक्टरी लाइन में एंट्री मिलेगी। ऐसी कौन सी मिनिमम योग्यता है जो मुझे हासिल करनी पड़ेगी 12वीं के बाद। कोई ना कोई एग्जाम होगा आपका डॉक्टर का, जैसे नीट वगैरह होता है +2 के बाद, फिर आपको कॉलेज अलॉट होगा, उसमें भी फिर आप एक विशेषज्ञ स्पेशलाइजेशन चुनेंगे कि डॉक्टरी किस लाइन में बनना है। आगे की बात काफ़ी चीज़ें होती है ना, तो उस हिसाब से फिर जो है ना आपको उनका स्टेप मालूम होना चाहिए, कौन कौन से स्टेप मुझे करने हैं एक बार डॉक्टरी करने के लिए, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीज़ें आप बेटा मालूम करें कि आपको +2 जैसे आप +2 में है तो अगले साल आपका कैरियर ऑप्शन शुरू हो जाएगा, तब उसके एग्जाम को निकलेंगे, कौन सी संस्था कौन सा बोर्ड उसका एग्जाम को निकालता है, ठीक है, उसकी कितनी परसेंटेज जा रही है, पिछले रिजल्ट को आप एनालिसिस करें कि मुझे इतने परसेंटेज एडमिशन हुआ है, मुझे कितना लेना है ना। बेस्ट नंबर लेंगे तो बेस्ट कॉलेज अलॉट होगा, अच्छी मेरिट आएगी तो अच्छा आपको कॉलेज अलॉट होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको जो है मार्केट के साथ साथ जो है इस पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आर्ट्स वाले बच्चे हैं तो कोई कॉलेज अलॉट भी ले रहा है, कोई इकोनॉमिक्स ले रहा है, कोई हिस्ट्री ले रहा है, तो आपको करना क्या है 12वीं के बाद BA करनी है, तो उसमें भी कौन से सब्जेक्ट से करनी है, ठीक है। उसके बाद मुझे मास्टर डिग्री करनी है तो मैं किस सब्जेक्ट में रुचि रखूँ, वो सारी चीज़ें आपको मालूम होंगी। इसके अलावा बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको 12वीं के बाद में कौन सी लाइन में जाना है, हमें SSC वगैरह के माध्यम से जो है एक सरकारी क्षेत्र की तैयारी करनी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी करनी है, किसी को बैंकिंग लाइन में जाना है। बहुत सारे अवसर आपके 12वीं के बाद कैरियर के शुरू हो जाते हैं अगर आप डायरेक्टली रिक्रूटमेंट की तैयारी करें, ठीक है ना। SSC जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है मैक्सिमम वैकेंसी का +2 के बेस पर निकालता है। आप 18 साल के हो जाएंगे या 12वीं के बाद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में 18 साल हो जाएंगे आप, इतना होगा मैक्सिमम। उसके बाद में जो है आपकी लाइन शुरू हो जाएगी कॉम्पिटिशन की, आप एलिजिबल हो जाएंगे सरकारी वैकेंसी को भरने का, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कौन सी वैकेंसी निकालते हैं, इसको हम फिल कर सकते हैं जो हमारी 12वीं के बेस पर मिल जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले SSC का कैलेंडर देखना चाहिए। जो बच्चा 12वीं पढ़ रहा है उसको आगे कौन सी तैयारी करनी है, उसको देखना चाहिए कि SSC कौन सी वैकेंसी को हर साल निकालता है जिसमें 12वीं क्वालिफिकेशन मालूम है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। जैसे मैं आपको यहाँ पे कि आपका लेवल अभी स्कूल लेवल का है, तो एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एक कैलेंडर मेरे पास है। इस तरह से SSC अपना कैलेंडर जारी करता है हर साल, ठीक है। तो इस कैलेंडर में वो वैकेंसियों को शामिल करता है, जिन वैकेंसियों को वो हर साल रिक्रूट करेगा, जिनकी भर्ती करेगा हर साल, ठीक है। तो जो बच्चा काउंसिल लाइन में जाना चाहता है तो वो इस SSC का कैलेंडर जरूर देखे और वो ये तय कर ले कि 12वीं के बाद इस कैलेंडर में ऐसी कौन सी ऐसी वैकेंसियाँ है जो +2 के बेस पे हर साल SSC निकालता है और जिसे हम दे सकते हैं, जिसे हम भर सकते हैं। तो ये आपके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है +2 वाले बच्चों को, है ना। और ये कैलेंडर हर साल निकालता है SSC। मान लो 2024 चल रहा है, 2025 का कैलेंडर भी आएगा, 25 के बाद 26 का भी आएगा, ये हर साल आएगा। और जो ये वैकेंसी इसमें डली हुई है, ये वैकेंसी की भी गारंटी है SSC कैलेंडर में इसलिए शामिल की हुई है कि ये हर साल रिपीट होगी। वरना इसके अलावा भी SSC बहुत से एग्जाम लेता है, लेकिन उनका निश्चित नहीं है कि वो आएगी नहीं आएगी, लेकिन वो इस कैलेंडर में शामिल कर दी वैकेंसी वो SSC हर साल निकालेगा ही। सुन रहे आप? तो आप इस कैलेंडर का जरूर अध्ययन करें। मुझे +2 के बाद मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है तो SSC के अंदर कौन से एग्जाम आपके SSC की फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है। भारत सरकार की रिक्रूटमेंट बॉडी है जो आपके ग्रुप B और C की वैकेंसी को निकालता है, ठीक है। नॉन गजेटेड ग्रुप B और C की वैकेंसी को SSC हर साल रिक्रूटमेंट करता है।
ठीक है। और कुछ वैकेंसियां साइंस कैडर में 12वीं के बेस पे यूपीएससी भी निकालता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। जैसे किसी बच्चे को डिफेंस लाइन में जाना है तो एनडीए की वैकेंसी आती है 12वीं के बेस पे, वो भी यूपीएससी के कैलेंडर में शामिल है। तो आप इन वैकेंसियों का जरूर ध्यान रखें कि हमारे केरियर के लिए 12वीं के बाद कौन कौन सी सरकारी नौकरी वैकेंसियां हैं जो ये एसएससी यूपीएससी निकालते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें इनके कैलेंडर में लिखी हुई हैं, इसका कैलेंडर का आपको पता होना बहुत जरूरी है। सर ये कैलेंडर को जो है ना आप अपने विद्यालय के नोटिस बोर्ड में जरूर लगाएं, जो मेरा निवेदन है आपसे, क्योंकि सबसे पहले तो आपको कैलेंडर का पता होना चाहिए, है ना। कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो एसएससी और यूपीएससी के कैलेंडर की नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। और इस कैलेंडर में सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा, एक तो ये वैकेंसियाँ हर साल रिपीट होगी, और दूसरी चीज़ हमें क्या पता लग जाएगा कि इनका पैटर्न क्या होता है, हमें टाइम टेबल कैसे बनाना है। जैसे आप अपनी 11वीं 12वीं पढ़ रहे हैं तो आपको अपना टाइम टेबल बनाना होता है, अपनी यूटी का, अपने हाफ ईयरली एग्जाम का, अपने एनुअल बोर्ड एग्जाम का। उसी हिसाब से कॉम्पिटिशन के लिए आपको कैलेंडर से टाइम टेबल बनाने को आपको मदद मिलती है। किस दिन ये वैकेंसी निकल रही है, वैकेंसी की लास्ट डेट क्या है, कितना टाइम हमें वैकेंसी के फॉर्म भरने के लिए मिल रहा है, समझ रहे हैं। फिर किस दिन इसका एग्जाम हो रहा है कॉम्पिटिशन का, फॉर्म भरने से लेकर के कॉम्पिटिशन के एग्जाम तक हमें कितना टाइम मिल रहा है। अगर आपको डेट पता लगी तो आप कैलकुलेट कर लेंगे ना उस टाइम को। तो उस महीने इतने महीने हमने कैसे अपनी तैयारी करनी है, क्या इसका सिलेबस है, उस सिलेबस को इतने टाइम में कैसे हमने पढ़ना है, वो सारा आपको टाइम टेबल बनाना है। और एक फायदा ये भी होता है कि जो वैकेंसी कैलेंडर में शामिल होती है उन सभी का सिलेबस है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको एक बहुत बड़ा हेल्प करेगा, एक बहुत बड़ा योगदान देगी। और ये कैलेंडर है, ये ऐसा नहीं है कि कोई मैं इसमें से कहीं से मांग के लाया, ये एसएससी और यूपीएससी की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। वेबसाइट तो पता है ना आपको, है ना। नेट पे जब आप डालते हैं गूगल में तो आप वहाँ एसएससी वगैरह डालेंगे, यूपीएससी डालेंगे तो वहाँ पे एक वेबसाइट ओपन होगी और उस वेबसाइट पे आपको ये भर्ती कैलेंडर मिल जाएगा। तो आप वहाँ से भी भर्ती कैलेंडर को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इनका प्रिंट निकाल के अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ओके। और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करें, तैयारी करें 11th 12th, ठीक है। और अपने गुरुजनों से बीच में मार्गदर्शन लेते रहे। किसी स्पेशल सब्जेक्ट में आपको जाना है फ्यूचर में आगे, उस सब्जेक्ट में क्या क्या अवसर है, उस सब्जेक्ट के जो भी आपके यहाँ पे लेक्चरर हैं उनसे आप उसको मार्गदर्शन लीजिए, ठीक है। आपको डॉक्टरी लाइन में जाना है तो साइंस के आपके लेक्चर आ रहे हैं, वो आपको बेहतर बताएंगे कि कौन कौन से एग्जाम आपको इसके लिए क्रैक करने होंगे, ठीक है। और किसी को टीचिंग लाइन में जाना है तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके गुरुजी, क्योंकि वो तो इंस्टीट्यूट करके आए, ठीक है ना। या आपको डिफेंस में जाना है वो भी आपको हेल्प मिलेगी। आपके यहाँ पे शारीरिक शिक्षक भी होंगे, पीटीआई भी होंगे, जब तक का स्कूल है ना, तो आपका गेम्स वगैरह का पीरियड भी लगता होगा, लगता है। अब तो ये बहुत मैंडेटरी हो गया है ना, खेल का जो पीरियड होता है आपका, गाँव के नाम से बताओ रिलेटेड करो आपके गाँव की। अपने आप में दर्जा मिलना बहुत बड़ी बात है। भी आपके गाँव से ही है, तो आप तो बहुत बढ़िया है, खेल तो आपको बहुत अनुभव है भाई। आप इस चीज़ में रुचि रखिए। और आपका हरियाणा तो देखो वैसे ही विशेष खेलों का नंबर है, पूरे इंडिया में नंबर है, सबसे ज़्यादा मेडल हरियाणा के आते हैं, है ना। और हरियाणा एक साइड में रियल लगेगा, किसी भी गेम्स आप जाइए हरियाणा सबसे ऊपर जाए, चाहे वो पैरा गेम्स हो, बच्चे को साधारण गेम्स हो, पैरा गेम्स में भी हरियाणा
अवसर मिल रहे हैं कि भैया आपको सारे शिक्षक मिल रहे हैं एक इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपको फ़ायदा लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर खेलों में आपकी बढ़िया रुचि है ना, तो खेल कोटे से अलग से वैकेंसी निकलती है, अलग से रिजर्वेशन होता है खेल कोटे का, तो आप जल्दी पहुँच सकते हैं ऊंचे लेवल पर, ठीक है ना। और खेलों में बढ़िया रुचि लेके आगे बढ़ गए तो साथ ही मजेदार बात यहाँ साइंस के बच्चे भी देखो बेहतर नहीं, लड़कियाँ जो ना साइंस लेके खेल भी साथ हमारे यहाँ के बच्चे आर्चरी में नेशनल लेवल के, हैंडबॉल में नेशनल लेवल के मेडल लेके आए। साइंस के बच्चे लड़कियाँ बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। सब बता रहे हैं कि हमारे साइंस के बच्चे जो हैं पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी अग्रणी है ना, और मेडल लेके आ रहे हैं। बहुत खुशी की बात है और बहुत प्रसन्नता हुई है सुन करके कि आपको इतने अनुभवी टीचरों से पढ़ने का मौका मिल रहा है। और हर साल सर के 10 से 15 बच्चे जो है गवर्नमेंट में सेलेक्ट हो रहे हैं खेल कोटे से, एक बहुत बड़ी बात है। और गाँव को भी खेल गाँव के नाम से जाना जाता है। तो आप वास्तव में बहुत लकी बच्चे हैं कि आपको पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ें भी साथ साथ मिल रही है ना। और कुछ एग्जाम्पल है आपके गांव के बच्चे इतने लेवल पे, इतने ऊंचे लेवल पे गए हुए, ये बहुत बड़ी बात है। अगर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ तो हमारे साइड में इतना रुझान नहीं है क्रिकेट की, लेकिन हरियाणा में तो बहुत ज़्यादा है। अब धीरे धीरे वहाँ भी होने लगा है, शुरुआत हो रही है। आप तो शुरू से ही इस चीज़ में है, तो ये बहुत बड़ा आपको एडवांटेज है ना। तो आप इस चीज़ में आगे बढ़िए, खेलों के साथ साथ पढ़ाई और अच्छी होगी, क्योंकि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे ही होंगे, ठीक है ना। तो आप अच्छे रहिए और अपने गुरुजनों से बहुत बढ़िया आप जो है करियर मार्गदर्शन कीजिए। हमसे अच्छे मार्गदर्शन वाले आपके गुरु जी आप बैठे हुए हैं और आप सभी में थोड़े जागरूक रहिए कि मुझे करना क्या है मेरे फ्यूचर, है ना। मेरे सब्जेक्ट में मुझे आगे क्या चीज़ मिल सकती है, उस चीज़ों का ज्ञान आपको यहाँ से आपके गुरु जी ही दे सकते हैं, ना। तो पूरा सीरियस हो करके अपनी पढ़ाई करें और खेलों में जो आप अव्वल नहीं है, हम तो बस आपको बस यही थोड़ा गाइडेंस देने आए हैं जो भी आप अपना सिस्टम पढ़ाएं फ्यूचर का, वो आप 11वीं 12वीं से ही शुरू कर दें उसको, क्योंकि यही आपका आधार है आपके फ्यूचर का, ठीक है। पूरा टाइम टेबल पढ़ाएं और मिनिमम निश्चित रूप से निरंतर आपको 4 से 5 घंटे की पढ़ाई अपने घर पे करनी है ना। ये अपना एक शेड्यूल बनाएं और अच्छे से आप उसको तैयारी करें। तो आप सभी को हम फ्यूचर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे लेवल पर कामयाब हो और अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का मान सम्मान करें, उनका नाम रोशन करें।